नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल विकास यादव साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी तक अपन ने बात कर ली ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड सेल्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आज थर्ड जो टाइप्स की जो ब्लड सेल्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पट्टिकाणु। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज बात करने वाले हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के जो सबटाइटल है वो सबटाइटल्स कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसको सबटाइटल के रूप में जाना जाता है, एक बिम्बाणु के रूप में, एक तो बिम्बाणु के रूप में, एक पट्टिकाणु के रूप में, और एक थ्रोम्बोसाइट के रूप में। इसे बिम्बाणु, पट्टिकाणु और थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि इसका जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पान कितनी होती है प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान होती है वो 2 से 5 डेज़ की होती है। ओनली 2 से 5 डेज़ इसकी लाइफ स्पान होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। दोस्तों, अपन ने बात की थी कि केवल और केवल डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या केंद्रक उपस्थित होता है। बाकी सारी जो भी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, उन सभी के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बात करने वाला आगे संख्या के बारे में। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो होती है 1.5 से 3.5 लाख होती है। ये लिखा हुआ नहीं है, सॉरी, मैं लिख देता हूँ। ये 3.5 लाख प्रति 100 घन mm ब्लड के अंदर होती है। मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है। अच्छा, आगे बात करने वाले दोस्तों इसके बारे में, आकार कैसा होता है। तो ये जो प्लेटलेट्स जो होती है उनकी शेप जो होती है इरेगुलर शेप में होती है, मतलब अनियमित आकार होता है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। अच्छा, बात करते हैं इसका निर्माण के बारे में। तो निर्माण जो होता है वो क्या होता है, यहाँ लाल अस्थिमज्जा दे रखा है, सॉरी ये रॉन्ग है, ले यहाँ लाल अस्थिमज्जा में नहीं होता। इसका जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा जो होती है, ओनली बोन मेरो जो होती है, ओनली बोन मेरो, ये नहीं होता इसका नाम। ओनली जो अस्थिमज्जा जो होती है उस अस्थिमज्जा के अंदर एक सेल्स पाई जाती है, एक सेल्स होती है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियो मतलब केंद्रक। इसे महाकेंद्र कोशिका भी कहा बोल सकते हैं अपन, इसे महाकेंद्र कोशिका या फिर मेगा कैरियोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट सेल्स के बारे में, सेल्स के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। दोस्तों, अपन ने पहले बात की थी कि जो बोन मेरो जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक रेड बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो जो होती है वो क्या करती है, आरबीसी का निर्माण करती है, जबकि येलो बोन मेरो जो होती है किसका निर्माण करती है, डब्ल्यूबीसी का। लेकिन इसके बोन मेरो के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट सेल्स, वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो क्या करती है, पट्टिकाणु या बिम्बाणु का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो सबसे छोटी जो रक्त कोशिका होती है वो पट्टिकाणु होती है। मतलब सबसे छोटी जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है, उस ब्लड सेल्स में सबसे छोटी, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे छोटी होती है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, जिनका व्यास होता है 2 से 3 म्यू का, जिनका व्यास होता है 2 से 3 मी का। आगे बात करते हैं, पट्टिकाणु केवल स्तनधारियों के अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेटलेट्स जो होती है, सॉरी, प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स आपकी ओनली प्रेजेंट होती है सिर्फ जो मेमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर। प्लेटलेट्स जो होती है सिर्फ मेमल्स की बोन मेरो के अंदर होती है। बाकी जो अदर एनिमल्स जो हैं, जैसे जितने भी अकशेरुकी की जो जितने भी कशेरुकी की जो है, जो भी मतलब कोडेट्स जो एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर क्या पाई जाती है, स्पिंडल सेल्स पाई जाती है, स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल सेल्स। मेमल्स के अंदर ओनली क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। बाकी जितने भी कोडेट्स एनिमल्स हैं उन सब के अंदर स्पिंडल सेल्स पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स का सामान्य से कम होना। अच्छा दोस्तों, देखो क्या होता है, डेंगू डिजीज़ के समय क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है उसकी वो मतलब डिक्रीजेज होना स्टार्ट हो जाती है उसकी संख्या। इसका मतलब प्लेटलेट्स जो होती है अपनी सामान्य संख्या से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे जिसमें एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उस रोग को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का सामान्य से कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, और ये होता है डेंगू डिजीज़ के समय। सिर्फ और सिर्फ कब होता है, ये डेंगू डिजीज़ के समय होता है। अच्छा चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। आगे आती है प्लेटलेट्स से रिलेटेड एक टॉपिक आता है आपका ब्लड क्लॉटिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं रक्त का थक्का निर्माण, या अपन बोल सकते हैं रक्त स्कंदन। ठीक है, तो बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के रिलेटेड जो एक टॉपिक है उसके बारे में। अच्छा, बात करते हैं, देखो रक्त का जो दे रखा है, रक्त का रक्त नलिकाओं से बाहर आकर जमना रक्त स्कंदन या ब्लड कोगुलेशन कहलाता है। मतलब ब्लड ट्यूब्स का ब्रस्ट होना, और ब्रस्ट होने से क्या होना, ब्लड का बॉडी से बाहर आना, और बाहर आने के बाद में क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होना, मतलब उसका जमना, जो जमाव होता है उसका जमने को क्या कहा जाता है, ब्लड कोगुलेशन या रक्त स्कंदन कहा जाता है। रक्त के थक्के निर्माण से
से हल्के पीले रंग का क्या होता है, एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे सीरम कहा जाता है। जहाँ चोट लगती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी का पोर्शन है, उसके ऊपर चोट लग गई, चोट लगने से क्या होता है, उससे सबसे पहले क्या होता है, हल्के पीले रंग का एक पदार्थ बाहर आना स्टार्ट हो जाता है जो सीरम होता है। और इस सीरम क्या करता है, एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। बॉडी के अंदर क्या करता है, ये सीरम एंटीबॉडी की फॉर्मेशन का काम करता है, वहाँ पर बैक्टीरियाओं के इन्फेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो सीरम होता है। आगे बात करते हैं, सबसे फिर पूछा जाता है जो आपका जो डिस्कवर है ब्लड क्लॉटिंग है, उसका डिस्कवर जो होता है वो होता है इसका होवेल नाम का एक साइंटिस्ट है, जिसने सबसे पहले क्या की थी, ब्लड क्लॉटिंग को डिस्कवर किया था। तो होवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, ब्लड क्लॉटिंग को डिस्कवर किया था। अच्छा, अब आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। देखो, चोट लगने पर रक्त नलिकाओं से में रक्त का थक्का बनने की क्रिया थ्रोम्बोसिस कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर बॉडी से चोट लगने पर, अगर कट लगने पर अगर ब्लड का ब्लड बाहर आता है तो उसको तो बोलते हैं अपन ब्लीडिंग बोल सकते हो, या फिर ब्लड मतलब ब्लीडिंग प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का बनेगा, उसको ब्लड कोगुलेशन बोला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बॉडी के इंटरनल पोर्शन में चोट लग गई, जैसे कई बार क्या होता है, बॉडी के इंटरनल पोर्शन में चोट लगी, और चोट लगने से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड को क्लॉट बन जाता है, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड ट्यूब्स के अंदर क्लॉट बन जाए। किसी ब्लड ट्यूब पर अगर क्या हो, कोई नॉर्मल इंजरी हो और उस पर चोट लगने से क्या बन जाए, बॉडी के इंटरनल पोर्शन में अगर क्या बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, उस वाली कंडीशन में इसे बोला जाता है थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसिस। चोट लगने पर बनने वाले क्लॉट की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तथा जो थ्रोम्बोसिस प्रोसेस से जो क्लॉट बनता है उसे बोला जाता है थ्रोम्बस। तथा बना हुआ थक्का क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। मतलब जो बनने वाला जो क्लॉट है वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बस, और बनने वाली प्रोसेस क्या जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसिस। तथा बने हुए रक्त के थक्के का जो रक्त नलिकाओं में जो होता है निर्माण, वहाँ से अगर वो बहना स्टार्ट हो जाए, मतलब मान लीजिए किसी ब्लड ट्यूब्स के अंदर, किसी आर्टरी के अंदर क्या हो गया, ब्लड क्लॉट बन गया, अगर वो ब्लड क्लॉट क्या हो रहा है, ब्लड के साथ में अगर ट्रांसफर हो रहा है, ब्लड के साथ में अगर मूवमेंट कर रहा है, उस कंडीशन में उससे बोला जाएगा एम्बुलस बोला जाता है। अगर ब्लड का क्लॉट अगर क्या होता है, अगर ब्लड के साथ में बहना स्टार्ट हो जाता है, उससे बोला जाता है एम्बुलस बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इससे रिलेटेड ही है, जैसे बात करते हैं, अगर जो हार्ट है, अगर अपने हार्ट है ह्यूमन का, उस हार्ट के पास में एक कोरोनरी धमनी होती है। अगर उस कोरोनरी धमनी के अंदर, किसके अंदर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कोरोनरी धमनी के अंदर अगर ब्लड का क्लॉट बढ़ जाता है, उस वाली कंडीशन में उसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस बोलते हैं। हृदय की कोरोनरी धमनी में बनने वाला रक्त का थक्का कहलाता है कोरोनरी थ्रोम्बस कहलाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि जो ब्लड होता है वो ब्लड कहाँ नहीं जा पाता, हार्ट की मसल्स के अंदर, या हार्ट की मसल्स के अंदर, या हार्ट की वाल के अंदर नहीं जा पाता। इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अच्छा, बात करते हैं, देखो कई बार क्या होता है, चोट लगने पर ब्रेन के अंदर भी क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। ब्रेन के अंदर भी क्या बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ऐसी वाली कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट बनता है उसे कहा जाता है कैफेलिक थ्रोम्बस कहा जाता है, उसको कैफेलिक थ्रोम्बस बोला जाता है। अगर किसी बॉडी मतलब ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर चोट लगने पर अगर क्या बन जाए, ब्लड का क्लॉट बन जाए, तो उसे कहा जाता है कैफेलिक थ्रोम्बस। और कैफेलिक थ्रोम्बस का जो रिजल्ट होता है वो होता है लकवा, पैरालिसिस आती है। आगे बात करते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहित प्लाज्मा जो होता है उसे सीरम कहा जाता है। ये इसके बारे में अपन पहले स्टडी कर चुके हैं कि अगर अपने बॉडी के जितने भी बॉडी का जितना भी ब्लड है, उस ब्लड में से या उस प्लाज्मा में से अगर क्या हटा दे, अपन फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दे, तो बचा हुआ रिमेनिंग जो पोर्शन होता है वो सीरम कहलाता है। अच्छा, बात करते हैं रक्त के थक्के निर्माण के लिए आवश्यक कारक कितने होते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं कि ब्लड को क्लॉट का जो जमाव होता है वो कितने कितने कारकों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें 13 फैक्टर आते हैं। कितने फैक्टर आते हैं दोस्तों, याद रखें, कितने फैक्टर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 फैक्टर होते हैं। उस 13 फैक्टर में से कुछ फैक्टर जो हैं वो आपको यहाँ डिनोट किए गए, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम आयन है, फर्स्ट है आपका कैल्शियम आयन है, विटामिन के है, इसके अलावा प्रोथोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लेटलेट्स हैं। आपको यहाँ कुछ दिए गए हैं, बाकी कुछ आगे पढ़ना है अपने को, जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको और मिल जाएंगे। तो याद रहे दोस्तों, ब्लड के क्लॉट बनाने के लिए आवश्यक जो फैक्टर होते हैं वो 13 होते हैं, और 13 फैक्टरों में से कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैल्शियम आयन है, विटामिन के है, प्रोथोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और प्लेटलेट्स है। आगे बात करते हैं कि पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ब्लड के क्लॉट के फॉर्मेशन में कितना टाइम लग जाता है, तो इसमें समथिंग 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। 8 से 10 मिनट के अंदर क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। मान लीजिए बॉडी के किसी भाग पर अगर चोट लगी, वहाँ से ब्लड बहना रिलीज होना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट होने के बाद में ब्लड जो ब्लीडिंग जो हो रही है वो स्टॉप हो जाती है, वो प्रोसेस। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं,
इसके अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ये जो हिपेरिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिनोजन जो होती है, ये सारी प्रोटीन होती है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। सबसे पहले तो बात कर देता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। सबसे पहले ये लीवर में फॉर्मेशन होता है। हिपेरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है, इन सभी का निर्माण, इन सभी प्रोटीनों का निर्माण लीवर के अंदर होता है। अच्छा दोस्तों, पूछा जाता है कई बार हिपेरिन के बारे में। अच्छा, हिपेरिन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिपेरिन जो होता है, देखो क्या होता है दोस्तों, अपने ब्लड ट्यूब्स जो होती है, ऑलरेडी जनरली क्या होता है, अपने ब्लड ट्यूब्स के अंदर कभी भी ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। ब्लड का क्लॉट बनता है ब्लीडिंग होने के बाद में, बॉडी से बाहर आने के बाद है, या फिर किसी पोर्शन पे बॉडी के किसी भाग पर क्या होता है, अगर मान लीजिए अटैक होता है, चोट लगती है, तो उस वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है। बाकी ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, उसका रीज़न होता है ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या होती है, जो होती है एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। मतलब ये ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करती है, तो ये ब्लड को क्लॉट को पिघला देती है। आगे बात करते हैं, इसमें दो प्रोटीन और दे रखे आपके दे रखे फाइब्रिनोजन प्रोटीन और एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है, दोनों प्रोटीन जो आती है आपका ब्लड का क्लॉट बनाने का काम करती है। तो तीनों प्रोटीन का फंक्शन भी पढ़ लिया। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है उससे संबंधित डिजीज़ कौन कौन सी होती है। इससे एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया रोग। एक डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। ये हीमोफीलिया डिजीज़ जो होती है उसे शाही रोग भी बोला जाता है, जिसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं रॉयल डिजीज़। इसे रॉयल डिजीज़ या शाही रोग भी बोला जाता है। तो हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, हीमोफीलिया रोग या रॉयल डिजीज़। तो ये जो डिजीज़ हुई थी, सबसे पहले इसे रॉयल डिजीज़ इसलिए बोला जाता है कि रानी, जो अंग्रेज़ों की रानी थी विक्टोरिया, सबसे पहले ये रोग जो देखा गया था रानी विक्टोरिया के अंदर देखा गया था, उनके वंशजों में देखा गया था। अच्छा, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब ब्लीडिंग हो जाने से बॉडी के किसी पोर्शन पे क्या होता है, चोट लगने से क्या होता है, ब्लड का मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, खटफट लगने से। और ब्लीडिंग होने के बाद में 8 से 10 मिनट बाद में भी क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। ऐसे वाली सिचुएशन में जो रोग होता है उसे बोला जाता है हीमोफीलिया रोग। अच्छा, ये रोग एक प्रकार से आनुवंशिक रोग होता है, मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो मेल जो होता है वो इससे क्या होता है, अफेक्ट होता है, और जबकि इसकी वेक्टर जो होती है वो फीमेल्स होती है। दोस्तों याद रहे, हीमोफीलिया रोग का जो अफेक्टेड जो पर्सन होता है वो होता है जेंट्स, जबकि इसके अंदर जो वेक्टर होती है, मतलब रोग को ट्रांसफर करने वाली जो होती है वो होती है इसमें फीमेल्स होती है, मादाएँ होती है। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बारे में। प्रोथोम्बिया एक डिजीज, अन्य और डिजीज और होती है जो इससे रिलेटेड है। एक तो हो गया हीमोफीलिया रोग हो गया आपका, एक तो हो गया हीमोफीलिया, एक प्रोथोम्बिया रोग होता है। प्रोथोम्बिया मतलब होता है प्रोथोम्बिन प्रोटीन के कारण, कमी के कारण क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं प्रोथोम्बिया। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना रक्त का थक्का निर्माण विधि, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपने बॉडी पर कट लगता है या फिर मतलब ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने से क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी पे वो जो वाउंड्स बनते हैं या घाव बनता है जो है, उसके ऊपर क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया कि बॉडी के ऊपर कोई कटफट लग गया। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये जो आपको दे रखा है जो टिश्यू है जो डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तक क्षति हो गई। फिर यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ साथ में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो सबसे पहले यहाँ आता है। और इसी के साथ में क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है वो भी आ जाती है। तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होती है वो सारी सारी यहाँ से आके और एग्जिट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद में, इसमें क्या होता है, रक्त स्कंदक कारक जो होता है 7 और रक्त स्कंदक कारक जो 10 होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 और ब्लड क्लॉटिंग 10 जो होते हैं फैक्टर, वो दोनों फैक्टर भी यहाँ क्या होते हैं, ऐसे रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ में कैल्शियम आयन आता है। ये 5 फैक्टर मिलकर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये पांचों फैक्टर मिलकर क्या बनता है, एक वापस से एक कंपोजिशन, एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। इन पांचों के मिलने से कौन कौन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्लेटलेट्स है, रक्त स्कंदक कारक 7 है, रक्त स्कंदक कारक 10 है, और कैल्शियम आयन है। इन सभी से क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनता है। ये बात हुई स्टेप फर्स्ट की। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे, जैसे ही स्टेप 2 के अंदर जाता है, ये घाव था वहाँ पर। अच्छा, बात करते हैं, जैसे स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनता है उसके साथ में कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या होता है, अटैच हो जाता है, और उसके साथ में क्या होती है, आपकी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आती है। अच्छा दोस्तों, मैंने बात की थी 2 प्रकार की प्रोटीन जो होती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल होती है, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। तो सबसे पहले आती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो आती है वो सबसे पहले क्या होती है, इनएक्टिव कंडीशन के अंदर होती है, मतलब निष्क्रिय अवस्था के अंदर होती है।
जैसे ही क्या होती है ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के पास में आती है विथ कैल्शियम आयन, तो ये जैसे क्या होती है ये बदल जाती है थ्रोम्बिन प्रोटीन में, और थ्रोम्बिन बदल जाता है, थ्रोम्बिन हो जाता है सक्रिय, मतलब प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के साथ में अटैच होकर बदल जाती है थ्रोम्बिन सक्रिय। अब इसके बाद में क्या होता है, ये स्टेप सेकंड कंप्लीट हुई। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो आपका बना थ्रोम्बिन सक्रियक, उसके साथ में क्या होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो क्या होती है डिजोल्व कंडीशन के अंदर होती है। ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो डिजोल्व कंडीशन के अंदर पाई जाती है, घुलनशील अवस्था के अंदर पाई जाती है। अच्छा, जैसे ये थ्रोम्बिन सक्रिय के साथ में अटैच होती है, बन जाती है फाइब्रिन एकलक बन जाता है। फाइब्रिन का मतलब होता है एक वैसे रेशेदार या फाइबर बोल सकते हो आप इसको, फाइबर बोल सकते हो इसको। ये फाइबर बन जाता है, एक रेशा बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है, सॉरी फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो थ्रोम्बिन सक्रिय के साथ में अटैच होकर फाइब्रिन एकलक बन जाता है। अच्छा, फाइब्रिन एकलक इसलिए बोलते हैं कि ये मोनोमर होता है, मतलब एक सिंगल फाइबर बनता है। अच्छा, ये क्या होता है एग्लोनसिल कंडीशन में होता है, मतलब अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर होता है। ये प्रोसेस जो होती है फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। और ये जो फाइब्रिन प्रोटीन जो बना है एकलक बना है, वो एक क्या बन जाता है, एक जाल के रूप में बन जाता है, जिसे बोलते हैं फाइब्रिन तंतु जाल। फाइब्रिन तंतु जाल बोलते हैं। ये फाइब्रिन तंतु जाल जो क्या होता है एक प्रकार से एक नेटवर्क बना लेता है, मतलब जो वाउंड्स है, जैसे मान लीजिए वाउंड था, उसके ऊपर ऐसे क्या बना लेता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना फॉर्म कर लेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो ब्लड सेल्स है, जैसे बोला गया रुधिर कणिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो आएगी वो ऐसे आके इसमें अटैच हो जाती है, और अटैच होने के बाद में क्या होती है, इस मार्ग को क्या कर लेगी, अवरुद्ध कर लेगी, और क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। ये जो दोस्तों अपने प्रोसेस पढ़ी है, इसका टाइम जो होता है लगभग 8 से 10 मिनट का समथिंग होता है। तो ये दोस्तों अपने बात कर ली ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन की। अच्छा, बात करें, इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बाउंड्स या घाव पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट जो आती है वो आके जमा हो जाती है। साथ ही रक्त स्कंदक कारक 7 और 10 जो होते हैं वो दोनों वो भी जमा हो जाते हैं, और कैल्शियम आयन जमा हो जाता है। इन सभी पांचों कंपोनेंट्स के मिलने से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनता है। ये स्टेप थर्ड हो गई, स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, समथिंग 3 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं आगे स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक और कैल्शियम आयन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है इनएक्टिव कंडीशन में होती है, उसके साथ में अटैच होता है और उससे बन जाता है थ्रोम्बिन सक्रियक बन जाता है। ये स्टेप सेकंड जो होती है उसके अंदर समथिंग टाइम लगता है 2 मिनट का, तो थ्रोम्बिन सक्रियक बन जाती है। टोटल टाइम हो गया 5 मिनट का। अच्छा, बात करते हैं स्टेप थर्ड के अंदर। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है ब्लड के अंदर डिजोल्व कंडीशन के अंदर होती है, वो आती है, और उसके साथ में क्या होता है, थ्रोम्बिन सक्रियक जो होता है वो अटैच होकर ये बन जाता है फाइब्रिन एकलक में बदल जाता है। और फाइब्रिन एकलक एक प्रकार का फाइबर होता है, जैसे भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये जो एकलक जो है फाइब्रिन एकलक, वो क्या होता है घाव पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और एक जालीदार संरचना बना लेता है। और इसके साथ में क्या होती है, ब्लड जो कार्पल्स है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, वो इसके अंदर आके अटैच हो जाती है, जमा हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड जो होता है ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है। इस मीन्स ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो दोस्तों इसमें स्टेप थर्ड के अंदर टाइम लगता है लगभग 3 से 5 मिनट का। तो टोटल टाइम जो होता है वो 8 से 10 मिनट का हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने बात कर ली आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। अब बात करने जा रहे हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, इसके अलावा ब्लड जो ग्रुप है उसका डिस्कोर कौन है, कौन कौन सा ब्लड मतलब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है या ले सकता है, या किस में कौन से ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है, कौन से ग्रुप में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन से वर्ल्ड के अंदर कितने % लोग ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मतलब ए वाले होते हैं, कितने लोग बी वाले, कितने ए बी वाले और कितने ओ वाले। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इसमें इस टॉपिक में आगे देखते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप का सबसे पहले डिस्कवर पूछा था, तो इसका डिस्कवर जो होता है उसका होता है कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर है वो है कार्ल लैंडस्टेनर। इसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप ए की, ब्लड ग्रुप बी की और ब्लड ग्रुप ए ओ की से 1901 के अंदर। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं ब्लड ग्रुप होता क्या है। दोस्तों अपने बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो होता है उसमें एक ब्लड सेल्स पाई जाती है जिसका नाम होता है आरबीसी। जैसे मान लीजिए मैंने आरबीसी की स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, आरबीसी हो गई। इस आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है, कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एंटीजन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। अगर इस आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है,
अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, और अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। अगर दोनों ही नहीं होते तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने बात की ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो दोस्तों वापस बात करते हैं। खोजकर्ता जो होता है इसका ब्लड ग्रुप का, वो ब्लड ग्रुप ए बी ओ का जो होता है वो कोल्ड लैंडस्टीनर है, जिसने 1901 के अंदर खोज की थी। अच्छा, बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी का जो डिस्कवर थे वो 2 साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था डी कोस्टले और स्टूली। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, बताना चाहूँगा आपको कि कोल्ड लैंडस्टीनर के 2 असिस्टेंट थे जिसका नाम था डी कोस्टली और स्टूली, जिन्होंने लैंडस्टीनर के बाद में 1 साल बाद में क्या कर दिया, ब्लड ग्रुप ए बी की डिस्कवरी की थी 1902 के अंदर। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं ब्लड ग्रुप के टाइप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा। आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है, एंटीजेंस होते हैं, और एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं। अच्छा दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले। अभी ये टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर आपको बता रखा है कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो होता प्रेजेंट, मतलब ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, किस किस को नहीं दे सकता, किस में एंटीजन होता है, किस में एंटीजन नहीं होता है, किस में एंटीबॉडी होती है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के अंदर दे रखा है सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप ए। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो ब्लड दे सकता है आपका, जैसे ये बात कर रहे हैं टेक की, मतलब लेने की। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो सिर्फ अपने सेम सिमिलर को दे सकता है, ब्लड ए को दे सकता है। इसके अलावा जो ओ होता है वो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ए ओ क्या करता है, वो सभी को ब्लड देता है। तो ए ब्लड ग्रुप ए से और ओ से ब्लड ले सकता है। अब बात आती है देने की, गिव की। तो गिव जो होता है, देने का जो ब्लड होता है वो ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, अपने सिमिलर को तथा ए बी को, क्योंकि ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, तो मतलब सार्वग्राही होता है, तो वो सभी से ब्लड लेता है, तो ए से भी लेता है और ए बी से भी लेता है। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर एंटीजन की। तो एंटीजन जो होते हैं वो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए पाया जाता है, मतलब अभी मैंने बात की थी आरबीसी के सत्याग्रह, और एंटीजन ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। अच्छा, बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो होती है ब्लड ग्रुप ए के अंदर, एंटीबॉडी होती है स्मॉल बी। यहाँ पर दे रखिए आपको, एंटीबॉडी जो होती है स्मॉल बी होती है। अच्छा, बात करते हैं ये स्मॉल बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अच्छा, बात करते हैं आगे। इसके बाद में बात करते हैं ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसके एलील बनते हैं, जीन बनते हैं। तो इसके अंदर जो होता है ब्लड ग्रुप के जो एलील जो बनते हैं वो बनते हैं, आपको मैं थोड़ा सा लार्ज करके बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप ए के अंदर क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके एलील बनते हैं, और एलील के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलील जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रभावी और एक अप्रभावी। जो प्रभावी होता है जो है यहाँ दे रखा है, प्रभावी जो होता है वो होता है कैपिटल आई ए, जबकि जो होता है अप्रभावी जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, ये स्मॉल आई लास्ट में, ये इसके क्या होते हैं, एलील होते हैं। जो एक प्रभावी होता है ये प्रभावी है आपका, ये प्रभावी और ये अप्रभावी। अच्छा, बात करते हैं इसके आगे। ब्लड ग्रुप जो ए है वो लगभग संसार के अंदर लगभग 23.5% लोगों के अंदर पाया जाता है, मतलब 23.5% जो लोग होते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन के, वो आपके ब्लड ग्रुप ए से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से बात करते हैं, ये अपनी टेबल सेम रहेगी, तो इसी प्रकार से बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। ब्लड ग्रुप बी जो है वो ब्लड दे सकता है आपका, ब्लड ले सकता है एक तो बी से और एक ओ से, जबकि ब्लड ग्रुप बी है जो दे सकता है ब्लड ग्रुप ए को, एक तो बी को और एक ए बी को। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर एंटीजन जो पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट जो होती है वो बी होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो होती है इसमें अपोजिट होती है, इसलिए स्मॉल ए होगा। अच्छा, इसमें बात करते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप के अंदर क्या होगा, वापस से वही वैसे सिमिलर जैसे ए के अंदर था वैसे क्या होगा, आई बी और या फिर क्या होगा इसके अंदर आई बी या फिर जो होता है अप्रभावी जो होगा वो आई जीरो या स्मॉल आई बोल सकते हो आप इसे, ये होता है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है ब्लड ग्रुप बी की होती है, मतलब लगभग 34.5% जो पीपल जो होते हैं वर्ल्ड के अंदर वो क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप बी से रिलेटेड होते हैं। इसी के अलावा जो ब्लड ग्रुप जो ओ है वो भी क्या होता है 34.5% पीपल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो वर्ल्ड की टोटल का जो है मतलब पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो बी और ओ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में है, इसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्रुप आता है अपना ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो क्या होता है, आपका यूनिवर्सल रिसीवर होता है, मतलब सार्वग्राही होता है। ये ब्लड ग्रुप आपको पता है किस किस को दे सकता है, एक तो दे सकता है ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड देने का काम होता है वो सिर्फ ए बी का होता है, बाकी लेने का जो काम होता है इसमें एक से ब्लड लेता है, बी से ब्लड लेता है और ए बी से लेता है और ओ से लेता है, मतलब ये यूनिवर्सल रिसीवर है, सार्वग्राही ब्लड ग्रुप है। अच्छा, बात करते हैं
ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो होती है एंटीजन जो होता है वो एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो होती है ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, मतलब यहाँ किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप के अंदर क्या होता है, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी जो होते हैं आपके इसके जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर पॉपुलेशन के बारे में। तो वर्ल्ड की लगभग 7.5% जो पॉपुलेशन होती है, मतलब सबसे कम जो ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है वो ए बी प्रेजेंट होता है। तो 7.5% क्या होते हैं, ए बी से रिलेटेड ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ओ जो आपको पता होगा दोस्तों, ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओ के लेने की। तो सिर्फ ओ जो होता है वो ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड लेता है। अच्छा, बात करते हैं देने की। तो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सार्वदाता है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड देता है, बी को भी देता है और ए बी को भी, ओ को भी, सभी को ब्लड देने का काम करता है। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर एंटीजन की। तो एंटीजन इसमें एब्सेंट होता है, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। बात करें इसमें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी जो होती है स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों प्रकार की पाई जाती है। एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों प्रकार की पाई जाती है। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप में इसमें प्रभावी जीनोटाइप नहीं पाया जाता है, अप्रभावी जीनोटाइप पाए जाते हैं, मतलब स्मॉल आई और स्मॉल आई दोनों प्रकार के जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ से रिलेटेड पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन जो होती है वर्ल्ड के अंदर लगभग 4.5 जो % पॉपुलेशन होती है, मतलब 34.5% पॉपुलेशन ब्लड ग्रुप ओ से रिलेटेड होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन, बात करते हैं, कई बार बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्वधाता ब्लड समूह जो होता है कौन सा होता है। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा सार्वधाता जो ब्लड समूह होता है वो ओ होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में सर्वदाता ब्लड समूह कौन सा होता है, मतलब मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक ओ पॉजिटिव आ जाए और एक ओ नेगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वदाता रक्त समूह है उसको आप ओ नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में पूछा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है, मतलब सार्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो सार्वग्राही रक्त समूह में सेम कंडीशन आती है इसी प्रकार से। उसमें पूछा जाता है कि एक तो आपका होता है ए बी, तो एक तो होता है ए बी पॉजिटिव और एक होता है आपका ए बी नेगेटिव। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें ए बी पॉजिटिव जो होता है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो आपका सार्वग्राही रक्त समूह होता है। तो ए बी पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, ए बी पॉजिटिव सार्वग्राही रक्त समूह है, ना कि ए बी नेगेटिव। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं एक विशेष क्वेश्चन जो कई जेट एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जेट ICR एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ये कहा था कि मेंडल के जो नियम जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, मनुष्य के अंदर ब्लड जो होता है वो मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग जो होती है, संतान जो होती है उनमें मतलब ट्रांसफर होता है, मतलब माता पिता से उनके बच्चों के अंदर ब्लड ग्रुप जो होता है किस प्रकार से जाता है। ये बात मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। ये सबसे पहले बताया था बर्नस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने। बर्नस्टीन 1924 से और 1925, बर्नस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा था कि मानव में रक्त समूह की वंशागति जो होती है मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना RH फैक्टर, RH कारक, RH फैक्टर। RH फैक्टर जो होता है एक प्रकार किससे, ये भी एक प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब RBC की जो सतह होती है उस पर एक प्रकार का फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है RH। जिसके अंदर RH फैक्टर RBC की सतह पर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसकी सतह पर RH फैक्टर नहीं होता उसे बोला जाता है RH नेगेटिव। तो दो प्रकार के RH फैक्टर होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले है कि RH फैक्टर का डिस्कवर कौन है। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ RH फैक्टर का जो डिस्कवर होता है वो होता है कार्ल लैंडस्टीनर। दो वैज्ञानिक थे, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर और एक था विनर नाम का साइंटिस्ट था। कार्ल लैंडस्टीनर और एक विनर, उन्होंने 1940 के अंदर, सबसे पहले 1940 के अंदर मक्का का रिसस नामक एक बंदर में, मक्का का एक जगह का नाम है और रिसस एक मंकी का नाम है, तो एक मक्का का रिसस बंदर के अंदर क्या की थी, सबसे पहले RH फैक्टर की 1940 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं RH फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी बात की RH फैक्टर होते हैं 2 टाइप्स के, जिनके अंदर जिन RBC की सतह पर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे RH पॉजिटिव बोला जाता है, और जिनके RBC पर RH फैक्टर नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव बोला जाता है। अच्छा, भारत में अब बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो भारत में लगभग 93% जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, RH पॉजिटिव वाले होते हैं, और जबकि 7% जो पीपल्स होते हैं वो RH नेगेटिव वाले होते हैं। मतलब भारत में लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 93% जो जनसंख्या होती है वो लगभग RH पॉजिटिव वाली होती है, और जबकि 7% जनसंख्या जो होती है वो RH नेगेटिव वाली होती है। इस मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि भारत के अंदर लगभग 93% जो होते हैं
व्यक्ति जो पाए जाते हैं वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले पाए जाते हैं। जैसे बोल सकते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। जबकि 7% जो पॉपुलेशन होती है भारत की वो कैसी होती है, नेगेटिव वाली होती है। जैसे बोल सकते हैं अपन ब्लड उनके होंगे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव वाली होती है। अच्छा, बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के अंदर 80% पॉपुलेशन जो होती है वो आर एच पॉजिटिव वाली होती है, और इसी प्रकार आर एच नेगेटिव वाली जो पॉपुलेशन हो गई वो 20% पॉपुलेशन आर एच नेगेटिव वाली होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। आर एच जो फैक्टर होता है उससे संबंधित एक डिजीज़ होती है जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उनके अंदर ये डिजीज़ काफ़ी टाइम देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस डिजीज़ का नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इट्स मीन आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। मैं आपको जनरली समझा दूं, जब मान लीजिए कोई आर एच पॉजिटिव वाला कोई अगर पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसकी शादी अगर आर एच नेगेटिव वाली महिला से हो जाती है, तो आर एच पॉजिटिव वाले और आर एच नेगेटिव वाले महिला की शादी होने के बाद में जैसे उनकी प्रथम संतान अगर आर एच पॉजिटिव की हो जाती है, मतलब महिला का रक्त समूह आर एच नेगेटिव है, जबकि उसके शिशु का जो प्रथम शिशु का जो रक्त है वो अगर आर एच पॉजिटिव है, तो उस समय क्या होता है, डिलीवरी के समय क्या होता है, महिला का जो बच्चे का कुछ ब्लड जो होता है माँ के गर्भ में रह जाता है, और इस वजह से क्या होती है, माँ का शरीर जो होता है वो उस आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो अपने बॉडी के अंदर क्या करती है, वो एक प्रकार से एंटीबॉडी निर्माण का काम करती है। और वो एंटीबॉडी क्या करती है, जैसे आर एच पॉजिटिव ब्लड जो होता है उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लीजिए उसी महिला के अगर सेकंड गर्भ धारण के समय क्या हो, अगर बच्चा फिर से अगर आर एच पॉजिटिव वाला पैदा हो या डेवलप हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माँ के शरीर में जो बनी हुई पहले से जो एंटीबॉडी है वो क्या कर देगी, उस द्वितीय संतान को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, उसके पूरे ब्लड को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इस कंडीशन में द्वितीय संतान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी डिटेल्स वापस से, फिर से यहाँ लिखा हुआ देखते हैं। दे रखा है सबसे पहले, जब आर एच पॉजिटिव वाले पुरुष का विवाह है, दे रखा है आर एच पॉजिटिव वाले पुरुष का विवाह है आर एच नेगेटिव वाली महिला के साथ करने पर प्रथम शिशु आर एच पॉजिटिव वाला पैदा होता है। कंडीशन होती है कि अगर प्रथम शिशु अगर आर एच पॉजिटिव वाला हो तो प्रथम शिशु जो होता है स्वस्थ पैदा होता है। पहला शिशु तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन द्वितीय शिशु जो होता है, शिशु भी अगर क्या हो जाए, आर एच पॉजिटिव वाला पैदा हो जाए, द्वितीय शिशु भी क्या हो जाए, अगर आर एच पॉजिटिव वाला पैदा हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, माँ के शरीर के अंदर क्या होती है, आर एच पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसके प्रति क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी बनने के कारण क्या होता है, द्वितीय शिशु का जो होता है आरबीसी लयन हो जाता है। आरबीसी लयन का मतलब होता है आरबीसी का फटना। आरबीसी लयन मतलब आरबीसी का फटना। तो आरबीसी का फटने के कारण क्या होती है, उस द्वितीय शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। इसे ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शिशु होते हैं जिनमें ये रोग प्रेजेंट होता है या देखा जाता है, ऐसे वाले शिशु जो होते हैं उनको कहा जाता है, ऐसे वाले शिशु को कहा जाता है रिसस शिशु कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित शिशु जो होते हैं उन्हें रिसस शिशु कहा जाता है, क्योंकि रिसस शिशु इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सबसे पहले ये खोजा गया था आर एच फैक्टर, और रिसस नामक बंदर के अंदर खोजा गया था, तो उसी से ये वर्ड दिया गया है, बच्चों को रिसस शिशु कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं उपचार। ऐसी वाली महिलाएं जिनके अंदर क्या होता है, आर एच पॉजिटिव गर्भ रक्ताणु कोरकता या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से संबंधित अगर संतान उत्पन्न होती है, तो उनका मतलब बचाव क्या होता है, जिससे द्वितीय संतान को बचाया जा सके। तो उपचार में सबसे पहले है, प्रथम प्रसव के पश्चात क्या करें, या तो 72 घंटे के भीतर महिलाओं को क्या कर दें, एंटीडी का टीका लगा दें, या राहागम या राहालीन की टेबलेट्स दी जाती है। मतलब प्रथम डिलीवरी के समय क्या किया जाता है, उसको 72 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाता है, उसको एंटीडी का टीका लगाया जाता है। ये इंजेक्शन है, एक प्रकार से वैक्सीन हो गया एंटीटी का। इसके अलावा उसको टेबलेट्स दी जाती है, वो होती है राहागम एंड राहालीन की जो टेबलेट्स होती है उसको उपचार के अंदर दी जाती है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ से, बाद एक वर्ड आया था अभी थोड़ी देर ऊपर पहले कि जो आरबीसी लेन होता है, वो आरबीसी लेन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पढ़ने वाले अपना आरबीसी लेन के बारे में। आरबीसी लेन से मतलब होता है हीमोलाइसिस, इसे हीमोलाइसिस भी कहा जाता है। हीमोलाइसिस या रुधिर लयन भी बोला जा सकता है इसे। मतलब होता है आरबीसी का सामान्य आकार से बड़ा होकर फटना तथा हीमोग्लोबिन का बाहर आना तथा यकृत में अपघटन होना। मान लीजिए ये आरबीसी की स्ट्रक्चर हो गई, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी ये जो हो जाएगी सामान्य आकार से बढ़कर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यकृत के अंदर जाके अपघटित हो जाएगा। इस वाली कंडीशन को बोला जाता है हीमोलाइसिस या रुधिर लयन।
दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या जिसे रक्तचाप भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर होता है उसका डिस्कवर जो होता है वो होता है स्टीफन हेल्सन। उसने 1733 के अंदर घोड़े की कैरोटिड धमनी के अंदर एक धमनी मतलब जो इसके अंदर पाई जाती है उसका नाम होता है कैरोटिड धमनी। तो कैरोटिड धमनी के अंदर सबसे पहले 1733 के अंदर स्टीफन हेल्स ने क्या की थी, ब्लड प्रेशर की खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कंपटीशन एग्जाम में भी, रेलवे के अंदर या राजस्थान पुलिस के अंदर, तो आप इसको याद रखें। स्टीफन हेल्स ने 1733 के अंदर घोड़े की कैरोटिड धमनी में सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिस्कवर किया था। अच्छा, बात करते हैं कई बार इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो होता है दोस्तों स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ आपको सीन कराने के लिए। स्पिग्मोमेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर मापने का काम करता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। सबसे पहले मानव के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो मापा था वो मापा था बेरवे ने सन 1856 के अंदर। मानव के अंदर सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर जो किया था वो सबसे पहले किया था बेरवे ने 1856 के अंदर। अच्छा, बात करते हैं जो ब्लड प्रेशर जो होता है 2 टाइप्स का होता है, ब्लड प्रेशर हाई और एक ब्लड प्रेशर लो, मतलब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है अपन बीपी, ब्लड प्रेशर। अच्छा, तो मानव के अंदर सबसे पहले जो बीपी की डिस्कवरी की थी या बीपी की जो खोज की थी वो की थी रॉकी और रीवा ने। सबसे पहले रॉकी और रीवा ने 1896 के अंदर मानव में बीपी की खोज की थी रॉकी व रीवा ने 1896 में, जबकि मानव में सबसे पहले ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया था वो किया था बेरवे ने 1856 के अंदर। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन सबसे पहले बात करते हैं कि मानव के अंदर सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है या रक्तचाप जो होता है या रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 120 से 80 mmHg, मतलब समथिंग 120 से लेकर 80 mmHg के समथिंग क्या पाया जाता है, ब्लड प्रेशर पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर Hg जो प्रतीक होता है, ये Hg जो प्रतीक होता है ये मरकरी का होता है, क्योंकि जो भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर मरकरी या पारा फिल होता है, तो इसलिए इसको Hg से डिनोट किया जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि रक्तदाब जो होता है उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, मतलब मानव शरीर का ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है। तो ये होता है आपका जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, मतलब जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर 3 भाग होते हैं, आपका अनुमस्तिष्क होता है, एक पोन्स वेरुलाई होता है और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोस्तों याद रहे ब्लड प्रेशर का जो सेंट्रल जो पार्ट होता है, मतलब कंट्रोलर जो पार्ट होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ब्रेन का। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं आगे, बात करते हैं ब्लड प्रेशर के प्रकार। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, अभी बात की थी ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर। तो डिटेल से पढ़ते हैं इनको। पहले फर्स्ट है आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं अपन हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, हाइपरटेंशन। दोस्तों याद रहे साइंस में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है हाइपर, एक आता है हाइपो। जहाँ पे भी अगर हाइपर वर्ड आता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, और जहाँ पे भी हाइपो वर्ड आता है साइंस में वहाँ उसका मतलब होता है नीचे मतलब कम होना, उसकी अमाउंट का डिक्रीज होना। तो ये 2 वर्ड याद रहे हमेशा, हाइपर मतलब ज़्यादा होना और हाइपो मतलब कम होना। तो दोस्तों आपस अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, मतलब उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है। ये जो होता है ये NaCl की अधिकता से होता है। इसका रीज़न भी है यहाँ दे रखा है कि NaCl की अधिकता से, अगर शरीर के अंदर NaCl की अगर साधारण नमक की अगर अधिकता हो जाती है उस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसका अपोजिट होता है दूसरा, जो इसका नाम होता है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको अपन LBP भी बोल सकते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर या फिर इसे बोला जाता है हाइपोटेंशन बोला जाता है। अभी बात की थी अपन हाइपो का मतलब होता है निम्न या कम होना, तो हाइपोटेंशन भी बोला जाता है। हाइपोटेंशन मतलब निम्न रक्तदाब या निम्न रक्तचाप। ये जो होता है ये बॉडी के अंदर NaCl की डिफिशियंसी से होता है, मतलब NaCl या साधारण नमक की कमी से लो ब्लड प्रेशर होता है। तो अपन ने बात की NaCl की अधिकता और कमी से भी क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर जो होते हैं इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, बात करते हैं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, मतलब बीपी हाई होने से इंसान के कौन कौन से ऐसे ऑर्गन जो होते हैं उनके डैमेज होने का खतरा बना रहता है। एक तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, एक तो हार्ट होता है, जो फर्स्ट है वो हार्ट होता है, दूसरा होता है जो किडनी होती है और थर्ड है जो ब्रेन है। इन तीनों ऑर्गन पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, डैमेज होने का थोड़ा सा संकट बना रहता है। अच्छा, बात करते हैं आगे। ब्लड प्रेशर जो होता है उसके अंदर 120 से 80 mmHg जो दे रखा है ये किसके मेजरमेंट्स होते हैं, मतलब इनसे क्या इंडिकेट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ होता है सिस्टोलिक दाब। यहाँ सबसे पहले बात दे रखा है सिस्टोलिक दाब। और सिस्टोलिक दाब जो होता है वो होता है अपना वुमेंस के अंदर 120 mmHg, मतलब अधिकतम जो ब्लड प्रेशर है जिसे बोला जाता है सिस्टोलिक दाब बोला जाता है। इसके अलावा जो बात करते हैं डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब जो होता है वो ब्लड प्रेशर का न्यूनतम मान होता है, जिसे अपन बोल सकते हैं 80 mmHg।
तो यहाँ दो ब्लड प्रेशर के मान होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक दाब और एक डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब जो होता है 120 mmHg होता है, जबकि डायस्टोलिक दाब जो होता है वो क्या होता है 80 mmHg होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दोस्तों अगर मान लीजिए अपने बॉडी का जो शरीर का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दे, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हार्ट बीट कितने गुना बढ़ जाती है? तो हार्ट बीट बढ़ जाती है यहाँ 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब मानव शरीर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अगर 37 के बजाय अगर टेम्परेचर बढ़ के अपना मानव शरीर का अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो जाए तो इन जो ह्यूमन्स की जो हार्ट बीट जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी।